नमस्ते दोस्त, दिल की गहराइयों से आपका स्वागत है। कैसे हैं आप? उम्मीद है दिन की हलचल अब थम चुकी होगी, क्योंकि आज की रात सिर्फ आपके लिए है। एक ऐसी दास्तान लेकर आया हूं जो मन को छू जाएगी और रूह को सुकून दे जाएगी। आज की रात हम एक ऐसी कहानी सुनने जा रहे हैं जो मेहनत की धूल से शुरू होती है और आत्मविश्वास की चमक पर खत्म। कहानी का नाम है कोयले से हीरा। एक गरीब लड़का जो कोयले की खान में काम करता था, दिन भर कालिख में लिपटा, थका हारा, पर उसके अंदर कुछ था जो बुझने नहीं देता था। वो मानता था कि जैसे कोयले के अंदर हीरा छिपा होता है, वैसे ही हर इंसान के अंदर भी एक चमक होती है। बस मेहनत चाहिए उसे बाहर लाने के लिए। ये कहानी सिर्फ एक लड़के की नहीं, ये उन सब की कहानी है जो अपने हालात से लड़कर खुद की चमक गढ़ते हैं। और हाँ, जैसे जैसे आप इस कहानी में डूबते जाएंगे, आपकी थकी हुई पलकों पर नींद उतरने लगेगी और दिल को एक अजीब सी शांति महसूस होगी। अगर ऐसी सुकून देने वाली कहानियां आपको भी नींद से पहले सुकून देती हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बताइए आप किस गांव या शहर से हमें सुन रहे हैं और इस वक्त आपकी घड़ी में रात के कितने बजे हैं। क्योंकि जब आप कमेंट करते हैं तो हमें एहसास होता है कि आप कहीं दूर सही, पर इस कहानी के सफर में हमारे साथ हैं। अब चलिए, रोशनी थोड़ी धीमी कर लीजिए, पंखे की हल्की आवाज को महसूस कीजिए और आंखें बंद कर लीजिए, क्योंकि अब हम चल पड़े हैं उस छोटी सी झोंपड़ी की ओर जहां कोयले की राख में छुपी थी एक चमकती उम्मीद, कोयले से हीरा। सुबह की ठंडी हवा मिट्टी की सौंधी गंध से भरी थी। गांव के ऊपर आसमान में हल्की सी धुंध तैर रही थी और दूर कहीं मंदिर की घंटी की आवाज ओस की बूंदों के बीच गूंज रही थी। गांव की पगडंडी पर एक पतली आकृति चली जा रही थी, कंधे पर फटी बोरी, पैरों में घिसी चप्पल, आंखों में अजीब सी चमक। वह था देऊन, 15 बरस का लड़का, जो हर सुबह सूरज से पहले उठ जाता था, क्योंकि सूरज के साथ उसकी मेहनत की शुरुआत नहीं खत्म होती थी। रास्ते में एक पुराना पीपल का पेड़ था, जिसके नीचे हमेशा तेल का दिया टिमटिमाता रहता था। लोग मानते थे कि उस दिए की लौ से अगर कोई अपना दिन शुरू करे तो काम में रुकावट नहीं आती। देऊन हर दिन वहीं रुकता, झोले से पुरानी माचिस निकालता और उस दिए की बाती को सुलगाता। उसका चेहरा लौ की रोशनी में चमक उठता, जैसे कोई छोटा सा संकल्प हो, आज थोड़ा और मेहनत, आज थोड़ा और सीखना। पीपल के नीचे बैठे बूढ़ान महतो, जो खदान के सबसे पुराने मजदूरों में थे, उसे देखते हुए मुस्कुराए। फिर से लौ जलाई तूने देऊन? देऊन ने झुककर पैर छुए। हाँ दद्दा, बिना दिया जलाए खान में डर लगता है। बूढ़ान बोले, डर सही है बेटा, पर ये लौ बाहर नहीं, भीतर जलती रहे, वहीं तुझे खदान से बाहर निकाल लाएगी। उनके शब्दों में कुछ ऐसा था जो देऊन के मन में बीज की तरह उतर गया। खदान तक का रास्ता कच्चा था, बीच बीच में छोटे नाले जिन पर मिट्टी की ईंटों के पुल बने थे। बैलगाड़ियां जा रही थीं, कभी कोयले से लदी, कभी खाली लौटती हुई। हवा में कोयले की गंध थी, गरम, धूल भरी, पर अजीब सी सच्चाई से भरी। देऊन ने अपनी माँ सावित्री और छोटी बहन बुल्टी को पिछली रात वादा किया था, आज ज्यादा बोरी भरूंगा माँ, तू आज 2 मुट्ठी चावल और रख लेना। सावित्री ने सिर्फ मुस्कुराकर कहा था, काम बड़ा मत सोच, हाथ सच्चे रख, रोटी अपने आप बड़ी हो जाएगी। खदान के फाटक पर काशीनाथ सेठ खड़ा था, गले में मोटी सोने की चेन, हाथ में रजिस्टर। उसकी आंखों में मजदूरों के लिए कोई भाव नहीं, बस गिनती थी। चलो जल्दी, आज खदान गहरी जाएगी। देऊन और बाकी मजदूर रस्सियों और दियों के साथ भीतर उतरने लगे। अंदर की हवा घुटन भरी थी, दियों की लौ कांप रही थी, जैसे डर भी अब पसीने में घुल चुका हो। हथौड़े की थक थक, मिट्टी के टूटने की आवाजें और दूर से किसी के खांसने की गूंज, सब मिलकर एक अजीब संगीत बना रहे थे। देऊन पत्थरों को देखता, उनके रेशे, उनकी दरारें, उसे लगता हर पत्थर किसी चीज को छुपा रहा है। बुढ़ान ने कहा, इतनी देर क्यों लगा रहा है देऊन?
वह मुस्कुराया। दद्दा देखो, ये पत्थर काला है पर इसमें चमक सी झलकती है। बुढ़ान ने लालटेन पास लाई, झुक कर देखा। सचमुच उस कोयले के टुकड़े में धूल के पीछे हल्की सी चमक थी, जैसे भीतर कोई अनकहा रहस्य सो रहा हो। बुढ़ान ने गंभीर होकर कहा, याद रख, कभी कभी मिट्टी भी अपनी आंखों में सितारे छुपा लेती है। जो आदमी उन्हें देख ले वही जौहरी बनता है। देउन की सांस तेज हो गई। उसने वह पत्थर अपने झोले में रख लिया। उसे नहीं पता था कि यह पत्थर उसकी जिंदगी की दिशा बदल देगा, लेकिन उस पल उसने सिर्फ चमक को पहचान लिया था। शाम तक सूरज ढल गया। खदान के बाहर लालटेनें जल उठीं। मजदूरों के शरीर पसीने और धूल से सने थे, पर देउन की आंखों में एक अजीब सी रोशनी थी। उसने आसमान की ओर देखा, गहरा नीला, जिसमें कहीं कहीं सितारे टिमटिमा रहे थे। वह सोचने लगा, अगर ये काला पत्थर भी चमक सकता है तो शायद मैं भी। हवा चली, दिया झिलमिलाया और कहीं दूर मंदिर की घंटी बज उठी। देउन ने उस पत्थर को अपनी हथेली में कसकर पकड़ा और फुसफुसाया, देख लेना, मैं भी एक दिन चमकूंगा। सुबह की पहली किरणें अभी गांव की झोपड़ियों की दीवारों पर नहीं पहुंची थीं। मिट्टी में ओस की गंध थी और पीपल के नीचे रखा दिया बुझ चुका था। देउन की मां सावित्री चूल्हे के पास बैठी थी, लकड़ी की आंच में चपाती सेंकती हुई। हवा में जलते गोबर और धुएं की मिश्रित महक थी। देउन बेटा, रोटी ठंडी हो जाएगी, उसने पुकारा। देउन ने जल्दी जल्दी मुट्ठी में बांध लिया 2 रोटियां, प्याज और नमक का एक छोटा सा टुकड़ा। मां, आज बुढ़ान दद्दा बोले हैं नई सुरंग खुली है, शायद काम ज्यादा होगा। सावित्री ने उसकी आंखों में देखा। काम बड़ा नहीं होता बेटा, इंसान की नीयत बड़ी होती है, संभल कर रहना। बुल्टी बाहर आंगन में मिट्टी पर गोबर से सूरज का चित्र बना रही थी। उसने मुस्कुराकर कहा, भैया आज जल्दी आना, मैं नई कहानी सुनाऊंगी। देउन ने उसके सिर पर हाथ फेरा। अगर आज ज्यादा कोयला निकाल पाया तो तेरे लिए गुड़ लाऊंगा। खदान के रास्ते में फिर वही पुराना पीपल का पेड़ था। हवा में पत्तों की सरसराहट और दूर मंदिर से आती शंख ध्वनि। देउन ने दिया फिर जलाया। थोड़ी देर लौ को देखा, फिर झोला कंधे पर डाला और पगडंडी पर आगे बढ़ गया। बुढ़ान माहतो पहले से वहां खड़ा था, कंधे पर लालटेन, हाथ में रस्सी का गुच्छा। चल बेटा, आज की सुरंग जरा गहरी है, नीचे हवा कम है पर मजदूरी ज्यादा मिलेगी। देउन मुस्कुराया। हवा कम होगी तो सांस बढ़ाकर काम करेंगे दद्दा। बुढ़ान हंसा। तू जबान से बड़ा तेज है, लेकिन नीचे कोयला जिद्दी होता है। खदान के फाटक पर काशीनाथ सेठ हमेशा की तरह खड़ा था, साफ धोती, कमीज में सोने की चमक। उसकी नजर मजदूरों पर नहीं, उनके सिर के बोझ पर थी। आज जो ज्यादा बोरी भरेगा उसी को शाम का बोनस मिलेगा, उसने ऊंची आवाज में कहा। मजदूरों में हलचल हुई। थकी हुई देह में भी उम्मीद की चिंगारी भड़क उठी। खदान का मुंह अंधेरा था, जैसे धरती ने अपनी सांस रोक रखी हो। देउन, बुढ़ान और बाकी मजदूर दियों की कतार के साथ नीचे उतरने लगे। हर कदम के साथ हवा गाढ़ी होती जा रही थी, गंध, धूल और पसीने से भरी हुई। अंदर पहुंचकर बुढ़ान ने दिया मिट्टी पर रखा। ध्यान से देखना बेटा, ये दिया सिर्फ रोशनी नहीं देता, ये बताता है कि हवा कहां तक जिंदा है। जब लौ झिलमिलाने लगे, मतलब यहां से आगे मौत की सांस शुरू। देउन ने सिर हिलाया। दिया टिमटिमा रहा था, लेकिन लौ स्थिर थी। अभी तक सब सुरक्षित। वह दीवार पर हथौड़ा चलाने लगा। पत्थर टूटने की आवाज गूंजती। थक थक थक। हर चोट के साथ छोटे छोटे कोयले के टुकड़े गिरते, काले धूल के बादल उठते। अचानक उसकी नजर एक चमक पर पड़ी, वही चमक जैसी उसने पिछली बार देखी थी। दद्दा देखो, बुढ़ान झुका, लालटेन करीब लाई। फिर वही तरह का पत्थर, उसने धीमी आवाज में कहा। देउन ने सिर हिलाया। इसमें कुछ अलग है, जैसे अंदर आग फंसी हो। बुढ़ान ने गहरी सांस ली। रख ले इसे, पर याद रख,
खदान के नीचे की हर चीज भगवान की नहीं होती, कुछ चीजें लालच की होती हैं। देउन मुस्कुराया। मैं तो बस उसकी चमक को देखता हूं दद्दा, लालच को नहीं। बुढ़ान ने उसकी पीठ थपथपाई। तू जौहरी बनेगा एक दिन, पर पहले ये कोयले की सांस झेलनी होगी। दोपहर तक खदान भट्टी सी गर्म हो गई थी। मजदूरों के चेहरे धूल से काले, शरीर से भाप उठती। कोई हंफता, कोई खांसता। देउन ने झोले में रोटी निकाली, प्याज तोड़ी और मिट्टी पर बैठकर खाया। पास में बैठे बुढ़ान बोले, तेरी मां के हाथ की खुशबू रोटी में है। देउन ने मुस्कुराते हुए कहा, हां दद्दा, मां कहती है रोटी मेहनत से पके तो स्वाद में मिठास खुद आ जाती है। इतने में ऊपर से पत्थर गिरा। धम आवाज गूंजी। सब लोग चौंक गए। बुढ़ान चिल्लाया, रस्सी खींचो, ऊपर से सुरंग सरक रही है। कुछ मजदूर भागे, कुछ ने दियों को बचाने की कोशिश की। धूल के बीच देउन का चेहरा मिट्टी से ढक गया, लेकिन उसने अपनी झोली कसकर पकड़ी। उसमें वही पत्थर था। दद्दा, वह चिल्लाया, दिया बुझ गया। बुढ़ान ने उसकी बांह पकड़ी। भाग बेटा, जब तक सांस चल रही है। वे दोनों बाहर की ओर भागे। धूल, पत्थर और अंधेरे के बीच सांसों का शोर। बाहर निकलते ही हवा का झोंका आया। देउन जमीन पर गिर पड़ा। उसका चेहरा धूल और पसीने से भरा, लेकिन उसकी आंखों में चमक बाकी थी। शाम को जब मजदूर लौटे तो गांव के बच्चे तालाब किनारे खेल रहे थे। देउन ने झोले से पत्थर निकाला। अब वह और गहरा और चमकीला लग रहा था। पीपल के नीचे दिया, फिर जलाया और पत्थर को उसके पास रखा। लौ उसकी सतह पर पिघली, जैसे उसमें कुछ नया जन्म ले रहा हो। नारायण पंडित मंदिर से लौट रहे थे। उन्होंने यह देखा और बोले, बेटा, ये क्या रख दिया तूने दिए के पास? देव ने कहा, बस एक पत्थर पंडित जी, पर इसमें कुछ है जो मिट्टी जैसा नहीं। पंडित जी मुस्कुराए। कभी कभी भगवान इंसान को मिट्टी में डालता है ताकि वह खुद को तराशे। ये पत्थर भी वैसा ही होगा। देउन ने उस रात घर लौटते हुए आसमान की ओर देखा। बादलों के बीच से चांद की रोशनी झर रही थी। उसने झोले को सीने से लगाया और बुदबुदाया, अगर ये पत्थर मेरी किस्मत है तो मैं इसे खुद तराशूंगा। और खदान की गहराई में जहां दिए की लौ बुझी थी, वहां अब भी कोयले की हल्की सी सांस बाकी थी, धरती की धड़कन की तरह। रात का सन्नाटा धीरे धीरे गांव की गलियों में उतर आया था। दूर कहीं से कुत्ते के भौंकने की आवाज और नीम की पत्तियों की सरसराहट हवा के साथ मिलकर जैसे कोई पुरानी कहानी सुना रही थी। मिट्टी की झोपड़ी के भीतर छोटा सा दिया जल रहा था। उसकी लौ दीवार पर थिरक रही थी, जहां अब कोयले की काली रेखाएं किसी अनकहे सपने का रूप ले चुकी थीं। देउन जमीन पर बैठा था, सामने मिट्टी की दीवार, हाथ में वही पत्थर, अब आधा कोयला आधा चमक। उसकी उंगलियों में पसीने और कोयले की गंध घुली थी। वह दीवार पर रेखाएं खींचता, फिर उन्हें उंगली से फैलाता। धीरे धीरे उन रेखाओं से बन गया था एक मोर का पंख, फिर एक हल्की नोक और फिर पीपल की पत्ती। पीछे से आवाज आई, भैया ये क्या बना रहे हो? छोटी बुल्टी मिट्टी पर पांव रखती हुई आई। उसकी आंखों में दिए की चमक झिलमिला रही थी। देउन मुस्कुराया, सपना बना रहा हूं बुल्टी, ऐसा सपना जो अब तक सिर्फ मेरे मन में था। क्या इस सपने से रोटी मिलेगी? उसने मासूमियत से पूछा। देउन कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, पता नहीं, पर जब मेहनत से बनाया सपना सच होता है तो रोटी भी खुद चलकर आ जाती है। सावित्री मां ने चूल्हे से पुकारा, देउन अब सो जा, कल फिर खदान जाना है। देउन ने कहा, बस 5 मिनट और मां, आज रेखाएं कुछ बोलने लगी हैं। सावित्री ने उसकी ओर देखा, मुस्कुराई। तेरे बापू कहते थे, जब कोई आदमी मिट्टी से खेलते खेलते उसमें जान डाल दे तो मिट्टी भी भगवान बन जाती है। शायद तू भी किसी दिन कोयले में जान डाल देगा। अगली सुबह गांव के चौपाल पर लोगों की भीड़ थी। ढोलक की थाप,
सब्जियों की आवाजें और दुकानों पर मोल भाव की गूंज। देऊन अपनी झोली में कुछ पुराने कोयले के टुकड़े और एक मिट्टी की पट्टी लेकर वहां पहुंचा। अरे देऊन, तू आज सामान बेचने आया है? बुढ़ान माहतो ने हंसते हुए कहा। देऊन ने शर्माते हुए जवाब दिया, नहीं दद्दा, दिखाने आया हूं। पास ही गौरी, गांव की बुनकर लड़की, अपने करघे पर रंगीन सूत बुन रही थी। उसके सामने देऊन ने पट्टी रखी। उस पर बना था एक गहने का डिजाइन, पीपल की पत्ती के बीच में हल्की नोक और चारों ओर बारीक रेखाओं में गांव के प्रतीक, बैलों के सींग, मिट्टी का घर, दिया और नदी की लहरें। गौरी ने आंखें चौड़ी की। ये तो बहुत सुंदर है देऊन, ये तूने बनाया? देऊन ने सिर हिलाया। कोयले से। बुढ़ान ने पट्टी उठाई। अरे, ये तो जैसे कांच में चमक रहा हो। तूने ये कहां सीखा? देऊन मुस्कुराया। खदान में, दिया के उजाले में। गौरी बोली, ये डिजाइन तो गहने पर जंचेगा। शहर के लोग ऐसे नक्श देखकर दंग रह जाएंगे। देऊन ने हिचकते हुए कहा, अगर कभी शहर जाने का मौका मिला तो वहां सीख लूंगा जौहरी का काम। बुढ़ान ने गंभीर स्वर में कहा, शहर दूर है बेटा, पर सपना इतना भी दूर नहीं होना चाहिए कि पैर थक जाए। पर अगर तेरे दिल में सच्चाई है तो रास्ता खुद बनेगा। दोपहर तक चौपाल की भीड़ में देऊन के कोयले वाले डिजाइन की चर्चा फैल गई। बच्चे उसकी दीवार पर बनी रेखाओं को देखने आने लगे। कुछ बुजुर्गों ने कहा, अरे, ये लड़का तो कोयले में सोना देख लेता है। शाम को जब सब लौट गए, ऋतुपर्ण बोस नाम का एक आदमी चौपाल पर रुका रहा। अजनबी चेहरा, चिकने कपड़े, आंखों में चालाकी की चमक। उसने देऊन के पास आकर कहा, बहुत अच्छा बनाता है तू बेटा। मैं शहर में रहता हूं, ऐसे डिजाइन की बड़ी कीमत होती है। चाहो तो मैं तेरे नक्श लेकर वहां बेच दूं, तेरी मदद हो जाएगी। देऊन थोड़ा सकपकाया। अभी मैं सीख रहा हूं मालिक, पैसे नहीं, बस काम चाहिए। ऋतुपर्ण ने हंसते हुए कहा, काम मैं दिला सकता हूं लड़के, लेकिन जब तक शहर जाएगा नहीं, तेरा हुनर मिट्टी में ही रह जाएगा। बुढ़ान ने दूर से आवाज लगाई, देऊन, सावधान रह, शहर वाले सब चमक में नहीं, चाल में जीते हैं। ऋतुपर्ण मुस्कुराकर बोला, अरे दद्दा, मैं तो बस मदद की बात कर रहा हूं। पर उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जो देऊन को समझ नहीं आया, पर बुढ़ान के चेहरे पर चिंता उतर आई थी। रात को देऊन ने फिर दिया जलाया। इस बार उसने उसी चमकते पत्थर को पास रखा और मिट्टी पर उकेरने लगा। धीरे धीरे दीवार पर एक और डिजाइन उभर आया, एक छोटा सा बाला जिस पर वही कोयले की चमक झलकती थी। उल्टी दरवाजे से झांकी, भैया ये क्या है? देऊन बोला, ये तेरे लिए है, जब मैं जौहरी बन जाऊंगा। सच? सच? उस दिन तू कहेगी मेरा भैया कोयले को हीरा बनाता है। दिया धीमे धीमे बुझने लगा, पर उसके चेहरे पर रोशनी अब भी थी। बाहर पीपल की शाखों में हवा गूंज रही थी, जैसे कोई कह रहा हो, चल बेटा, तेरी राह अब सिर्फ मेहनत नहीं, पहचान की भी है। सूरज की पहली किरणें जब खेतों की बालियों पर झिलमिलाईं, तो गांव के लोग हाट बाजार की तैयारी में जुट गए। किसी ने अपनी बैलगाड़ी में तेल के कनस्तर बांधे, किसी ने बोरियों में दालें भरी और औरतें टोकरियों में सूखे फूल और अचार सजा रही थीं। हवा में सरसों के फूलों की मीठी गंध थी और दूर कहीं ढोलक की थाप धीरे धीरे पास आती जा रही थी। देऊन ने अपनी मां सावित्री से कहा, मां, आज मैं अपने बनाए नक्श लेकर जाऊंगा, बस दिखाऊंगा, बेचूंगा नहीं। सावित्री ने मुस्कुराते हुए कहा, जाना बेटा, पर किसी की झूठी तारीफ से फूला मत जाना। असली पहचान तेरे काम की गहराई में होगी, बोल में नहीं। बुल्टी दौड़ती हुई आई। उसकी छोटी उंगलियों में गुड़ का टुकड़ा था। भैया, ये तेरे लिए, ताकि तू थके नहीं। देऊन ने गुड़ जेब में रखा, झोले में अपनी पट्टियां, कुछ कोयले के टुकड़े और वह चमकता पत्थर रखा। अब उसका छोटा सा ताबीज बन चुका था। हाट बाजार में रंगों का सैलाब था। मिट्टी की घड़ियों से उठती महक, पसीने और धूप का संगम,
और दुकानों पर बच्चों की चहकती आवाजें। ढोलक की ताल पर लोकगीत गूंज रहे थे। मिट्टी की सौंधी खुशबू मेहनत का गीत गाए। देऊन की नजर सबसे पहले पड़ी गौरी पर। वह अपने करघे पर बैठे बैठे सूत बुन रही थी। उसकी उंगलियां जैसे रंगों से कहानियां गढ़ रही हों। देऊन, उसने मुस्कुराकर आवाज दी। तेरे नक्श लाया है ना आज? देऊन ने हिचकते हुए कहा, हाँ, पर सिर्फ दिखाने के लिए। गांव के लोग हंसेंगे कि कोयले से भी कोई गहना बनाता है। गौरी ने कहा, जो हंसेगा वही बाद में तेरी दुकान पर खरीदने आएगा। दिखाना, जरा देखूं। देऊन ने पट्टियां बिछाईं। पहली में था पीपल की पत्ती के आकार का हार, दूसरी में हल की नोक के रूप वाला लटकन, तीसरी में बैलों की जोड़ी के सिरों से मिलती आकृति। गौरी की आंखों में सच्ची चमक थी। देऊन, ये तो जैसे हमारे गांव की मिट्टी बोल रही हो। पास खड़े लोग भी झुककर देखने लगे। एक बुजुर्ग बोले, अरे ये तो कुछ नया है, ये लड़का तो खदान का जौहरी बनेगा। किसी ने कहा, अगर ये डिजाइन चांदी या पीतल में बने तो बड़े दाम लगेंगे। बुढ़ान माहतो भी वहीं आ पहुंचे। उन्होंने गर्व से कहा, ये वही देऊन है जो रोज खदान में सबसे गहराई में उतरता है और रात को मिट्टी से रोशनी निकालता है। भीड़ के बीच से एक आदमी आगे बढ़ा, ऋतुपर्ण बोस। उसकी आंखें अब भी वैसी ही चालाक थीं, पर चेहरा मुस्कुराता हुआ। वाह, ये तो शहर के डिजाइनरों से भी बढ़कर है। लड़के, तू चाहे तो मैं इसे शहर के बाजार में बेचवा दूं, कीमत अच्छी मिलेगी। देऊन चौंका, पर मालिक, मैं इसे बेचने नहीं आया। मैं बस चाहता हूं कोई इसे देखे और बताए कि ये काम लायक है या नहीं। ऋतुपर्ण ने ठहाका लगाया, काम की कीमत पैसे से मापी जाती है बेटे। अगर तू सस्ता बेच देगा तो दुनिया तुझे सस्ता समझेगी। गौरी बीच में बोली, कभी कभी कला की पहचान पैसे से नहीं, सच्चाई से होती है। ऋतुपर्ण मुस्कुराया, सच्चाई पेट नहीं भरती बिटिया। बुढ़ान माहतो आगे आए, सच्चाई से पेट नहीं, पर आत्मा जरूर भरती है, और यही इस लड़के के काम में है। ऋतुपर्ण ने आंखें सिकोड़कर देऊन की पट्टी उठाई। ठीक है, सोच ले बेटा, मैं हफ्ते भर में शहर जा रहा हूं, चाहो तो अपने नक्श मुझे दे देना। देऊन ने झोला वापस लिया। धन्यवाद मालिक, पर अभी मैं अपनी मिट्टी नहीं बेचूंगा। ये मेरा अभ्यास है, व्यापार नहीं। ऋतुपर्ण हंसकर चला गया, लेकिन उसकी निगाहें उस झोले पर देर तक टिकी रहीं। शाम ढलते ढलते देऊन थककर पीपल के पेड़ के नीचे बैठा। गौरी भी पास आ गई। उसके करघे का सूत हवा में लहरा रहा था। तूने सही किया देऊन, उसने धीरे से कहा। पता है गौरी, देऊन ने मिट्टी उठाते हुए कहा, जब मैं खदान में हथौड़ा चलाता हूं तो हर चोट के साथ सोचता हूं, क्या मैं पत्थर तोड़ रहा हूं या खुद को तराश रहा हूं। गौरी ने उसकी ओर देखा। आंखों में दिया सी स्थिरता थी। शायद दोनों। उसने कहा, पहले खुद को तराशना पड़ता है, फिर दुनिया तुझे पहचानती है। देऊन मुस्कुराया, अगर कभी शहर गया तो तेरा करघा साथ ले जाऊंगा। तेरे धागों में गांव की रूह बसती है। गौरी ने सिर झुकाया और हवा में सूत की रेखाएं चमक उठीं। सुबह की धूप अभी तक पूरी तरह निकली नहीं थी। नीम के पेड़ की परछाई मिट्टी की दीवारों पर तिरछी पड़ी थी। देऊन अपनी झोपड़ी के बाहर बैठा था। झोले में कुछ कपड़े, मां सावित्री का दिया हुआ लोटा और एक पुराना लाल कपड़ा जिसमें लिपटा था। उसका कोयले वाला चमकता पत्थर। पीपल के नीचे नारायण पंडित खड़े थे। मंदिर के घंटों की आवाज हवा में गूंज रही थी। उन्होंने देऊन की ओर देखते हुए कहा, जा बेटा, दुनिया देखने जा, लेकिन याद रख, मेहनत का दिया बुझने न देना, वही तेरे रास्ते को रोशन रखेगा। देऊन ने उनके पैर छुए। आशीर्वाद दीजिए पंडित जी, ताकि मिट्टी से हीरा निकाल सकूं। पंडित मुस्कुराए, भगवान तेरी हथेली को तराश दे। सावित्री ने आंचल में आंसू छुपाते हुए कहा, देऊन, शहर बड़ा होता है, पर दिल सच्चा रखना। वहां चमक बहुत है, पर सच्चाई कम। देऊन ने मां के हाथ छुए।
माँ, मैं लौटूंगा तभी जब तू गर्व से कह सके मेरा बेटा अब मजदूर नहीं, जौहरी है। बुल्टी दौड़ी आई। उसके हाथ में मिट्टी से बना छोटा सा मोर था। भैया, इसे साथ ले जाना। जब तुझे अकेलापन लगे तो इसे देख लेना। ये मेरा हंसता चेहरा है। देउन ने वह मोर जेब में रखा, जैसे घर की सांस अपने साथ रख ली हो। रेलवे स्टेशन गांव से 5 कोस दूर था। रास्ते में धूल उड़ती और बैलगाड़ियों के पहिए की चरमराहट कानों में गूंजती रही। जब ट्रेन आई तो लोहे की पटरियों पर कंपन हुआ, जैसे धरती भी हिल उठी हो। देउन पहली बार इतनी बड़ी चीज देख रहा था। भाप के बीच से आती वह सीटी छू छू, जैसे किसी नए संसार का द्वार खुल गया हो। बुढ़ान महतो पहले से वहां इंतजार कर रहे थे। ले बेटा, ये कुछ रुपये रख ले, जरूरत पड़ेगी। देउन ने मना किया। दद्दा, आपने जो सिखाया वही काफी है। आंखों की सच्चाई और हाथ की मेहनत। बुढ़ान ने कहा, याद रखना, जब पत्थर पर हथौड़ा पड़ता है तो आवाज दर्द की नहीं, पहचान की होती है। उसी आवाज को कभी भूल मत जाना। ट्रेन चल पड़ी। देउन खिड़की के पास बैठा गांव को पीछे जाते देखता रहा। पीपल का पेड़, मंदिर की घंटी, मां का आंचल और बुल्टी का मोर धीरे धीरे धुंधला पड़ गया। लेकिन उसकी आंखों में एक नया नक्श उभर आया था, शहर का, जहां उसकी मेहनत की परख होने वाली थी। शहर का स्टेशन अलग था। भीड़, शोर, पसीने की गंध और हवा में लोहे की सर्द ध्वनि। देउन झोला कंधे पर लटकाए भीड़ से निकलने लगा। हर चेहरा अनजान, हर आवाज तेज। एक मोड़ पर उसने देखा एक बोर्ड जिस पर लिखा था श्यामलाल सोनी ज्वेलर्स, पुराने हाथ, नए हीरे। वह दुकान के बाहर रुका। अंदर कांच की अलमारियां, रोशनी में चमकते गहने और बीच में बैठा था श्यामलाल सोनी। सफेद बाल, आंखों पर मोटे चश्मे, पर नजर ऐसी जैसे पत्थर के आर पार देख ले। देउन हिचकिचाता हुआ भीतर गया। मालिक, मैं देउन हूं, गांव से आया हूं, जौहरी का काम सीखना चाहता हूं। श्यामलाल ने ऊपर देखा, फिर उसका झोला देखा। धूल, मेहनत और सादगी से भरा। काम सीखा है पहले? नहीं मालिक, पर कोयले को पहचानना आता है, उसमें छिपी रोशनी भी। श्यामलाल मुस्कुराया। कोयला पहचानता है, दिखा? देउन ने झोले से अपना छोटा पत्थर निकाला। श्यामलाल ने कांच के नीचे उसे रखा, फिर लेंस से देखा। ये कोयला नहीं बेटा, कच्चा हीरा है, अधूरा पर असली। देउन की सांस रुक सी गई। हीरा? श्यामलाल बोले, हां, पर हीरा तब तक कुछ नहीं जब तक उसे सही हाथ तराशे नहीं। वह आगे झुककर बोला, क्या तू अपने अंदर के पत्थर को भी ऐसे ही तराशने की हिम्मत रखता है? देउन ने बिना सोचे कहा, हां मालिक, अगर टूट न पड़े तो भी। श्यामलाल की आंखों में हल्की चमक आई। ठीक है, कल से काम शुरू। सुबह 5 बजे। यहां चमक बहुत है, पर उसे पाने के लिए अंधेरे में भी आंख खोलनी पड़ती है। रात को देउन ने सराय में जगह ली। वहां की हवा में भीड़ की थकान थी, पर उसके भीतर उम्मीद की गर्मी थी। उसने मोर की छोटी मूर्ति हाथ में ली और कोयले वाले पत्थर को पास रखकर फुसफुसाया। गांव की मिट्टी अब शहर की रोशनी में अपनी कहानी लिखने आई है। खिड़की के बाहर शहर की सड़कें टिमटिमा रही थीं। कहीं दूर से मंदिर की घंटी बजी और उसी क्षण एक ट्रेन की सीटी सुनाई दी, जैसे कोई कह रहा हो, अब सफर शुरू हुआ है देउन। शहर की सुबह गांव से अलग थी। यहां सूरज की पहली किरणें मिट्टी पर नहीं, लोहे और शीशे पर गिरती थीं। सड़कों पर लोगों की भागदौड़ थी, पर देउन के लिए सब कुछ नया और थोड़ा डरावना भी। वह श्यामलाल सोनी की दुकान पहुंचा। श्यामलाल सोनी ज्वेलर्स। वही चमकदार बोर्ड जिसके नीचे कल उसका नया सफर शुरू हुआ था। भीतर कदम रखते ही धूप और दियों की मिश्रित चमक से उसकी आंखें चौंधिया गईं। कांच के अंदर रखे हीरे ऐसे दमक रहे थे जैसे उनमें किसी की सांसें कैद हों। टेबलों पर छोटे औजार, रेत की बोरियां, हथौड़े, फाइलें
और सुनहरी धूल की गंध हवा में घुली हुई थी। आ गया तू देउन? श्यामलाल सोनी पीछे से निकले, सफेद धोती, सिर पर टोपी और आंखों पर वही चश्मा। जी मालिक, आज से तू सीखना शुरू करेगा। पहले दिन कुछ मत कहना, बस देखना। देउन ने सिर झुका लिया। वर्कशॉप के भीतर आधा दर्जन कारीगर अपने अपने काम में जुटे थे। वहीं कोने में एक हंसमुख आदमी बैठा था, उम्र में 30-35, गाल पर हल्की दाढ़ी, आंखों में चिंगारी सी चमक। वह था फैज कुरैशी, पत्थर घिसाई का उस्ताद। फैज ने मुस्कुराकर कहा, आ गया नया शागिर्द, नाम क्या है तेरा? देउन। अच्छा नाम है, सुनने में सच्चा लगता है। आ बैठ। पहले तू हीरा नहीं, उसकी सांस सुनना सीख। ये काम हथौड़े का नहीं, दिल की नब्ज का है। देउन ने हौले से पूछा, हीरे की भी सांस होती है क्या? फैज हंसा, जब तेरा हथौड़ा उसके हिसाब से चलेगा तब तुझे हर पत्थर की धड़कन सुनाई देगी। श्यामलाल पास आए, बोले, देउन, ये फैज तेरा पहला उस्ताद है। जितना सीख सकता है सब सीख ले, पर याद रख, यहां गलती की कीमत पत्थर नहीं, इज्जत चुकाती है। देउन ने झुककर सलाम किया और काम शुरू हुआ। पहला काम था एक अधकच्चे हीरे को पत्थर पर कसना। देउन के हाथ कांप रहे थे। वह हथौड़ा उठाता और हर चोट से पहले सांस रोक लेता। फैज ने कहा, आराम से बेटा, पत्थर को डर मत दिखा, भरोसा दिखा। देउन ने गहरी सांस ली, फिर हल्के से चोट की। टक टक टक। तीसरी चोट पर पत्थर की नोक फटी। सन्नाटा छा गया। श्यामलाल धीरे से आगे बढ़े। उन्होंने टूटा पत्थर देखा, फिर देउन की आंखों में देखा। डर गया तू? देउन ने सिर झुका लिया। हां मालिक, मुझसे गलती हो गई। श्यामलाल बोले, गलती हीरा नहीं तोड़ती, डर तोड़ता है। अगर तुझे तराशना है तो पहले अपने डर को पॉलिश कर। देउन की आंखें नम थीं। फैज ने कंधे पर हाथ रखा। हर हीरा कभी ना कभी टूटा है, तभी तो उसकी चमक बनी है। दोपहर में जब बाकी कारीगर आराम करने गए, देउन वहीं बैठा रहा। उसने टूटे हुए टुकड़े उठाए और दिया जलाकर उनके आकारों को देखने लगा। फिर उसने कागज पर कोयले से वही डिजाइन बनाना शुरू किया। टूटा हुआ हीरा, लेकिन उसमें से निकलती रोशनी उसके उंगलियों से जैसे पत्थर की आवाज बह निकली हो। फैज लौटे और देखा कि देउन क्या कर रहा है। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, अरे वाह, ये तो असली कारीगर की निशानी है। तू हार से सीख निकाल रहा है, शिकायत नहीं। देउन बोला, दद्दा बुढ़ान कहते थे, जब पत्थर पर हथौड़ा पड़ता है तो आवाज दर्द की नहीं, पहचान की होती है। शायद वही आज समझ आया। फैज ने कहा, चल अब इसे घिसाई में लगा। मैं तुझे दिखाता हूं कि टूटे हीरे की धार कैसे बचाई जाती है। दोनों ने साथ बैठकर उस हीरे के टुकड़े को घिसना शुरू किया। धीरे धीरे, जैसे किसी कहानी के किनारे को तराश रहे हों। लाल चिंगारियां उड़ रही थीं और हवा में गर्म धातु की गंध थी। श्यामलाल दूर से देख रहे थे। उनकी आंखों में संतोष था। उन्होंने मन ही मन कहा, इस लड़के की चमक अभी कच्ची है, पर उसमें आग है। रात को जब सब चले गए, देउन वहीं रह गया। उसने मोमबत्ती जलाई और टूटा हुआ हीरा अपने झोले में रखा। तू भी मेरे जैसा है, उसने फुसफुसाया। कच्चा, टूटा, पर जिंदा। उसके सामने लालटेन की लौ कांप रही थी। वह लौ अब उसे अपने गांव की याद दिला रही थी। पीपल का पेड़, बुल्टी का मोर, मां का आंचल और बुढ़ान का हौसला। उसने दिए की लौ को देखा और बोला, कल से मैं डर को नहीं, मेहनत को हथौड़ा बनाऊंगा। अगले दिन श्यामलाल ने उसे बुलाया। देउन, आज तू अकेले घिसाई करेगा, फैज सिर्फ देखेगा। देउन ने सर झुकाया, हथौड़ा उठाया और पत्थर को अपनी उंगलियों से थामा। इस बार उसके हाथ कांपे नहीं। हर चोट नापी तुली, हर सांस ताल में। फैज ने मुस्कुराकर कहा, अब आया ना तेरे हाथ में कारीगर का लय। श्यामलाल ने कहा, अब तू शागिर्द नहीं, कलाकार की राह पर है। याद रख, जब तक आग तुझे डराती नहीं, वो तुझे तराशती रहती है। देउन ने आंखों में चमक भर ली।
शहर की आवाजें बाहर थीं, लेकिन उसके भीतर अब एक नई खामोशी थी, संतुलित, आत्मविश्वासी और जलती हुई। शाम का वक्त था। आसमान पर बादल गहराने लगे थे, मोटे, धुंधले, जैसे किसी ने शहर के ऊपर राख की चादर फैला दी हो। हवा में बिजली की गंध थी और दूर से गड़गड़ाहट की आवाज आती थी, जैसे बादल आपस में हथौड़े चला रहे हों। देऊन वर्कशॉप में ही बैठा था। बाकी कारीगर काम निपटाकर जा चुके थे। फैज कुरैशी जाते जाते बोला, देऊन, बंद कर दुकान, वरना बारिश तुझे भीगी बिल्ली बना देगी। देऊन ने मुस्कुराकर कहा, आप जाइए उस्ताद, आज ये पत्थर मुझे चैन नहीं लेने दे रहा। फैज ने सिर हिलाया। हुनर और जिद अगर साथ रहें तो आदमी बड़ा बनता है, पर जिद अकेली रह जाए तो वो आदमी को जला देती है। देऊन ने हल्की हंसी के साथ कहा, मैं जलकर भी चमकना चाहता हूं उस्ताद। फैज मुस्कुराते हुए बाहर चला गया और दरवाजा धीरे से बंद हो गया। बाहर बारिश शुरू हो चुकी थी। टीन की छत पर बूंदों की टक 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 आवाज किसी पुराने गीत की ताल जैसी थी। दुकान के अंदर सिर्फ एक लालटेन और एक मोमबत्ती जल रही थी। देऊन के सामने वह अधूरा पत्थर रखा था जो पिछले हफ्ते की गलती के बाद से उसके मन में चुभा था। उसने दिए की लौ को देखा और अपने झोले से वह छोटा पत्थर निकाला, वही कच्चा हीरा जो उसने गांव से लाया था। उसकी चमक अब मोमबत्ती की लौ में और गहरी दिख रही थी। देऊन ने हथौड़ा उठाया, सांस रोकी और काम शुरू किया। हर चोट की आवाज टीन की छत से टकराकर लौटती, टक टप थक टक टप थक, जैसे बारिश और मेहनत में कोई संवाद चल रहा हो। बाहर बिजली चमकी। पल भर को वर्कशॉप का कमरा सफेद रोशनी से भर गया। उस रोशनी में देऊन का चेहरा निखर आया, आंखों में आग, माथे पर पसीना, होंठों पर दृढ़ता। हथौड़े की हर चोट में एक कहानी थी। पहली चोट उसकी गरीबी पर, दूसरी उसके डर पर, तीसरी उसके अतीत पर। धीरे धीरे पत्थर का आकार बदलने लगा। उसकी सतह पर नमी की परत थी, पर उसके भीतर से हल्की सी चमक झिलमिलाई, जैसे कोई सोया हुआ तारा आंख खोल रहा हो। देऊन के होंठों से आवाज निकली, चल मेरे साथी, तू और मैं दोनों मिट्टी से उठे हैं, दोनों को चमकना है। अचानक बाहर हवा का तेज झोंका आया और दरवाजा धड़ाम से खुल गया। मोमबत्ती बुझ गई, सिर्फ लालटेन बची। देऊन ने घबराकर हाथ से पत्थर थामा। उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। बारिश की फुहारें अंदर तक आ रही थीं, औजारों पर पानी की बूंदें टपक रही थीं, पर वह रुका नहीं। उसने लालटेन को पास खींचा और हथौड़ा फिर उठाया। अब उसकी आंखों में एक अजीब चमक थी, थकान नहीं, चुनौती थी। वह बुदबुदाया, काशीनाथ, सेठ कहते थे कोयला कभी चमक नहीं सकता। दद्दा बुढ़ान बोले थे, हर पत्थर के भीतर रोशनी होती है। आज मैं दोनों को साबित कर दूंगा। रात गहराती गई। लालटेन की लौ कभी कांपती, कभी स्थिर होती। बाहर की बारिश अब धीमी हो गई थी, पर अंदर देऊन के हथौड़े की ताल जारी थी। अचानक उसने देखा, पत्थर की सतह पर अब एक अधूरा पेंडेंट बन चुका था, पीपल की पत्ती का आकार, जिसके भीतर हल्की नोक झिलमिला रही थी। उसके हाथ कांप उठे। उसने दिए की लौ के पास पत्थर रखा। उसकी चमक अब साफ दिख रही थी। देऊन की आंखें भर आईं। मां, ये वही डिजाइन है जो मैंने पहली बार मिट्टी पर बनाया था। सुबह होने को थी। बारिश थम चुकी थी, लेकिन टीन की छत पर अब भी पानी की बूंदें टपक रही थीं। देऊन ने मेज पर अपना बनाया आभूषण रखा, छोटा, अधूरा, पर उसमें कुछ जिंदा था। वह थककर कुर्सी पर बैठ गया, दीवार के सहारे। धीरे धीरे उसकी आंखें बंद हुईं। नींद नहीं, बल्कि सुकून उतर आया। उसके होंठों पर आखिरी शब्द थे, अब डर नहीं, बस जिद है। और उसी क्षण लालटेन की लौ बुझ गई, पर कमरे में अब भी एक हल्की सी रोशनी थी, उस पत्थर की चमक। सुबह की धूप धीरे धीरे बादलों के पीछे से झांक रही थी। रात की बारिश से
शहर की गलियां धुली हुई लग रही थीं, नया जन्म लिया हुआ सा माहौल। सड़क किनारे पत्तों पर पानी की बूंदें टिमटिमा रही थीं और हवा में ताजी मिट्टी की खुशबू फैली थी। श्यामलाल सोनी की दुकान खुली तो भीतर ठंडी रोशनी बिखर गई। कांच के भीतर रखे रत्न सुबह की किरणों से झिलमिला उठे, नीले, पीले, गुलाबी और पारदर्शी। देऊन अपने कोने में बैठा था। उसकी आंखों में नींद नहीं थी, पर चेहरा शांत था, जैसे कोई युद्ध जीत चुका हो। टेबल पर लाल कपड़े पर रखा था उसका पहला गहना, पीपल की पत्ती के आकार का लटकन जिसमें हल्की नोक की नक्काशी थी और सतह पर पिछले रात की आंच अब चमक बन चुकी थी। फैज कुरैशी वर्कशॉप में आया और देखते ही ठिठक गया। अरे, ये तूने बनाया? देऊन ने धीरे से कहा। हाँ उस्ताद, रात को काम करते करते बस कुछ बन गया। फैज आगे बढ़ा। उसने पेंडेंट को उठाकर रोशनी के नीचे किया। उसके भीतर की चमक से दीवार पर हल्की सी परछाई पड़ी, जैसे कोई हल चलाता किसान, और ऊपर पीपल के पत्ते से निकलती धूप। फैज की आंखों में गर्व उतर आया। बेटा, ये काम कारीगर का नहीं, रूह वाले कलाकार का है। तूने पत्थर में जिंदगी डाल दी। देऊन हंसा। मैंने तो बस उसे अपनी मां की लौ दिखा दी उस्ताद। इतने में श्यामलाल सोनी भीतर आए। क्या हुआ? इतनी चुप्पी क्यों? फैज ने लटकन उनकी ओर बढ़ाया। मालिक, देखिए जरा, रात की मेहनत का नतीजा। श्यामलाल ने लेंस लगाया। चश्मे के पीछे से नजरें तीखी हो गईं। कुछ पल तक उन्होंने कुछ कहा नहीं, फिर बोले, ये किसने बनाया? देऊन ने सिर झुकाया। मैंने, मालिक। श्यामलाल ने लटकन को हथेली में घुमाया। देखो इस रेखा को, कितनी संतुलित है, और ये हल्की नोक, इतनी महीन कटिंग, ये तो किसी प्रशिक्षित जौहरी का काम लगता है। देऊन ने धीमी आवाज में कहा। मैंने बस अपने गांव का नक्श बनाया है मालिक, जहां हर सुबह हल चलता है और हर शाम पीपल की छांव में दिया जलता है। श्यामलाल ने उसकी ओर देखा। तूने डिजाइन नहीं बनाया, तूने अपनी मिट्टी को गहना बना दिया। यही असली कला है। दोपहर तक दुकान में ग्राहकों का आना शुरू हुआ। एक औरत आई, रंगीन साड़ी में, माथे पर लाल बिंदी, हाथ में सोने के कड़े। उसकी नजर उस लटकन पर पड़ी। क्या ये बिकाऊ है? उसने पूछा। श्यामलाल ने मुस्कुराकर कहा, अभी नहीं, ये अभी एक कहानी है। और फिर देऊन की ओर देखकर बोले, पर अगर तू चाहे तो यही तेरे नाम की पहचान बन सकती है। देऊन चौंका। मेरे नाम की? हां, श्यामलाल बोले। हर जौहरी की अपनी पहचान होती है, कभी डिजाइन से, कभी सोच से। तू अब देऊन कारीगर नहीं, देऊन डिजाइनर है। फैज ने मजाक में कहा। अरे वाह, गांव का लड़का अब शहर का नाम बन गया। देऊन हंसा। नाम नहीं उस्ताद, बस भरोसा बढ़ गया है। शाम को दुकान बंद हुई तो सब चले गए। देऊन ने फिर वहीं लटकन उठाया और खिड़की के पास गया। बाहर शहर की सड़कें भीगी हुई थीं और लैंप पोस्ट की पीली रोशनी उन पर पड़ रही थी। उसने पेंडेंट को हाथ में लिया। मां, तेरी रोटी की महक अब इस पत्थर में बस गई है। बुल्टी, तेरे मोर का पंख इसमें छिपा है। दद्दा बुढ़ान, तुम्हारी बाती अब इसमें जल रही है। धीरे धीरे उसकी आंखों में आंसू चमकने लगे, पर होंठ मुस्कुरा रहे थे। अब मैं सिर्फ कोयला तोड़ने वाला नहीं रहा, अब मैं रोशनी तराशने वाला बन गया हूं। अगली सुबह श्यामलाल ने देऊन को बुलाया। बेटा, अगले हफ्ते एक व्यापारी आ रहा है जो हमारे डिजाइन को बड़े बाजार तक ले जाएगा। मैं चाहता हूं तू इसी नक्श पर 3 और गहने बना, एक हार, एक बाला और एक अंगूठी। नाम रहेगा मिट्टी की पत्ती संग्रह। देऊन की आंखें चमक उठीं। मालिक, मैं कोशिश नहीं, वादा करता हूं। श्यामलाल ने मुस्कुराकर कहा, तू अब कोशिशों का नहीं, कमालों का लड़का है। सूरज ढल चुका था। शहर की गलियों पर धुंधली शाम उतर आई थी। सड़कों पर गाड़ियों की लाइटें किसी झिलमिल नदी जैसी बह रही थीं। देऊन श्यामलाल सोनी की दुकान के भीतर अपने कोने में बैठा था। सामने लकड़ी की मेज,
जिस पर आधे बने डिजाइन रखे थे वही मिट्टी की पत्ती संग्रह के नए रूप। हर नक्श में उसका गांव सांस लेता था, हल की नोक, बैलों की जोड़ी और पीपल की पत्ती का फैलाव। उसके हाथ में कलम थी पर आंखों में उम्मीद का समंदर। फैज कुरैशी ने अंदर आते हुए कहा, वाह देऊन, ये तो अब डिजाइन नहीं रहे, लोक कथा बन गए हैं। कभी सोच भी सकता था तू? कोयले का लड़का अब रत्नों की जबान में बोलता है। देऊन मुस्कुराया। उस्ताद, जब मिट्टी बोलने लगे तो पत्थर भी चुप नहीं रहते। श्यामलाल सोनी पीछे से आए। कल व्यापारी आ रहे हैं, बड़ा सौदा हो सकता है, लेकिन याद रखो, काम दिखाना है, देना नहीं। ये डिजाइन हमारी पहचान है। देऊन ने सिर झुकाकर कहा, जी मालिक, ये मेरे लिए पूजा का दिया है, बेचने की चीज नहीं। श्यामलाल ने संतोष से कहा, शाबाश। अगले दिन सुबह दुकान में हलचल थी। कांच के पीछे हीरे सजे थे और भीतर पॉलिश की हल्की गंध हवा में थी। एक काली गाड़ी रुकी, दरवाजा खुला और बाहर उतरा वही आदमी, ऋतुपर्ण बोस। सूट में चमक, बाल पीछे चिपके हुए, होंठों पर वही पुरानी मुस्कुराहट जिसमें मिठास से ज्यादा चाल थी। अरे श्यामलाल जी, वह बोला, कितने सालों बाद मुलाकात हुई। सुना है अब आपके यहां एक बड़ा हुनर आया है। गांव का लड़का देऊन? श्यामलाल ने औपचारिक हंसी के साथ कहा, हां आया है। देखना चाहेंगे उसका काम? जरूर, ऋतुपर्ण बोला। मैं तो ऐसे हीरे ढूंढता हूं जो बिना खदान के निकले हों। देऊन अंदर से निकला। सादा कुर्ता, माथे पर पसीने की बूंदें, पर आंखों में आत्मविश्वास। श्यामलाल ने संकेत किया और देऊन ने मिट्टी की पत्ती संग्रह की पट्टियां मेज पर बिछाईं। ऋतुपर्ण झुका, लेंस निकाला और हर डिजाइन को गौर से देखने लगा। बहुत सुंदर, अनोखा पैटर्न है। गांव की आत्मा इसमें धड़कती है। फिर उसने मुस्कुराकर कहा, श्यामलाल जी, मैं इसे अपने ब्रांड के नाम से बाजार में उतार सकता हूं, बड़ी कमाई होगी। श्यामलाल सख्त स्वर में बोले, नहीं ऋतुपर्ण, यह काम मेरे कारीगर का है और यह उसकी आत्मा की मेहनत है, सौदे का माल नहीं। ऋतुपर्ण ने शरारती मुस्कान के साथ कहा, ठीक है, जैसा आप चाहें। वह खड़ा हुआ और जाते जाते बोला, वैसे ऐसे नक्श ज्यादा देर छिपते नहीं, हवा में उड़ते हैं और हर बाजार में अपनी जगह बना लेते हैं। 3 दिन बाद देऊन और फैज शहर के बाजार में एक नई प्रदर्शनी देखने गए। वहां बड़ी दुकानों की कतारें थीं, शीशे में सजे रत्न और हर जगह चमकती रोशनियां। देऊन की नजर अचानक एक बोर्ड पर पड़ी, बॉज डिजाइन्स इंट्रोड्यूसिंग द लीफ ऑफ सॉइल कलेक्शन। वह सन्न रह गया। बोर्ड पर वही डिजाइन था, पीपल की पत्ती और हल की नोक वाला। बस नाम अंग्रेजी में था और नीचे छोटा सा लिखा था, कॉन्सेप्ट बाय आर बोस। देऊन के गले से आवाज नहीं निकली। फैज ने पढ़ते ही दांत भींच लिए। ऋतुपर्ण, कमीना, उसने तेरे डिजाइन चुरा लिए। देऊन की आंखें लाल हो गईं। ये मिट्टी का अपमान है उस्ताद। जिसे मैंने दिए की लौ में गढ़ा, वो अब किसी के नाम से बिक रहा है। फैज ने कंधे पर हाथ रखा। गुस्से से नहीं, हिम्मत से जवाब दे। तेरा काम तुझसे नहीं छीन सकता कोई, अगर तू उसे और ऊंचाई दे दे। देऊन ने कहा, मैं हर नक्श को और गहराई दूंगा ताकि कोई नकल भी करे तो वो रूह छू न सके। शाम को जब देऊन लौटकर वर्कशॉप पहुंचा, श्यामलाल पहले से इंतजार में थे। मुझे सब पता चल गया, उन्होंने गंभीर आवाज में कहा। ऋतुपर्ण ने हमारे नक्श की चोरी कर ली है, पर लड़ना अभी नहीं। अभी तुझे अपने अगले डिजाइन से जवाब देना है, ऐसा जो कोई छू भी न सके। देऊन बोला, मालिक, मैं वही बनाऊंगा जो मेरी मिट्टी की शपथ होगी, जिसमें गांव की हवा, खेत की महक और मेहनत का पसीना मिले। श्यामलाल ने मुस्कुराकर कहा, यही तेरी ताकत है। लोग तेरा नक्श चुरा सकते हैं, पर तेरे दिल की धार नहीं। रात में देऊन फिर अकेला बैठा। लालटेन जल रही थी, बाहर हवा में धूल की गंध थी।
उसने नए कागज पर पहली रेखा खींची। इस बार डिजाइन में पीपल की पत्ती नहीं, गांव की पूरी झोपड़ी, बैल और एक माँ का हाथ था। रेखाएं धीरे धीरे आकार लेती गईं और उसकी सांसें तेज होती गईं। अब देखना ऋतुपर्ण, कोयले की ये लकीर तुझे जलाकर ही चमकेगी। मोमबत्ती की लौ कांपी और उसके डिजाइन पर रोशनी गिरती चली गई, जैसे मेहनत खुद ईश्वर बनकर उसके पास बैठ गई हो। सूरज धुंध में लिपटा हुआ था। शहर की गलियों से निकलती ट्राम की खनक और पॉलिश की गंध अब देऊन को पराई लगने लगी थी। दुकान में सन्नाटा था। श्यामलाल सोनी अपने रजिस्टर में कुछ लिख रहे थे और फैज कुरैशी हीरों की प्लेटें सजा रहे थे। देऊन खिड़की के पास खड़ा था। उसकी आंखें किसी दूर दिशा में टिक गई थीं, जहां से धूल उड़ती दिख रही थी, जैसे उसके गांव की मिट्टी पुकार रही हो। उसने धीरे से कहा, मालिक, अब मैं कुछ दिनों के लिए गांव जाना चाहता हूं। श्यामलाल ने सिर उठाया। थक गया क्या? थका नहीं मालिक, देऊन ने मुस्कुराते हुए कहा। बस अपनी मिट्टी को याद करने चला हूं। वहीं से मेरी चमक शुरू हुई थी। श्यामलाल ने गहरी सांस ली। जा बेटा, जो अपनी जड़ नहीं भूलता वही सबसे ऊंचा पेड़ बनता है। फैज ने उसके कंधे पर हाथ रखा। जा, अपने पीपल के पेड़ से बात कर ले। जब लौटेगा तेरे हाथों में फिर नई आग होगी। देऊन ने सिर झुकाया, झोला उठाया और चल पड़ा। रेलवे स्टेशन पर वही पुरानी सीटी गूंजी, छू छू। लेकिन इस बार देऊन का दिल भारी था। ट्रेन की खिड़की से बाहर देखते हुए उसने देखा शहर पीछे छूटता जा रहा था और सामने खुला आसमान था। हर मील के साथ उसका चेहरा हल्का हो रहा था, जैसे कोई बोझ उतर रहा हो। जब ट्रेन गांव के पास पहुंची तो हवा बदल गई। अब उसमें पसीने की जगह मिट्टी और गायों की गंध थी। दूर खेतों में बैलों की जोड़ी हल चला रही थी और कहीं से ढोलक की धीमी थाप आ रही थी। देऊन की आंखों में आंसू छलक पड़े। यहीं से शुरू हुआ था मेरा सपना। गांव की पगडंडी पर उसके कदमों की धूल उड़ी। पीपल का पेड़ वैसे ही खड़ा था, मजबूत, बूढ़ा मगर जिंदा। उसके नीचे अब 2 दिए जल रहे थे। नारायण पंडित वहीं बैठे जप कर रहे थे। अरे देऊन बेटा, उन्होंने मुस्कुराकर कहा, देखो कौन लौटा है, हीरे की तरह चमकता हुआ। देऊन झुककर बोला, पंडित जी, चमक तो वहां रह गई, मैं तो बस राख बनकर लौटा हूं। पंडित ने दिया दिखाया। राख से ही आग निकलती है बेटा, तू बस फिर से जलना शुरू कर। गौरी भी वहीं आई, करघे से रंगीन सूत लपेटे हुए। उसकी आंखों में खुशी और सवाल दोनों थे। देऊन, तू सच में लौट आया? शहर कैसा लगा? देऊन ने हंसते हुए कहा, चमक तो बहुत है वहां, पर वो गर्म नहीं करती, जलाती है। यहां की मिट्टी ठंडी है लेकिन जिंदा। गौरी ने कहा, तेरे बनाए डिजाइन अब भी गांव में सबको याद हैं। लोग कहते हैं देऊन का कोयला सोना बन गया। देऊन ने उसकी ओर देखा। सोना तभी असली होता है जब उसमें मेहनत की तपिश हो। मैं अब वही तपिश वापस लाने आया हूं। शाम को वह अपनी पुरानी झोपड़ी पहुंचा। दरवाजे के पास सावित्री मां बैठी थीं, आंखों में आंसू पर चेहरे पर गर्व की झिलमिलाहट। मां, देऊन ने धीरे से कहा। सावित्री ने उसका सिर अपनी गोद में रख लिया। तू आया बेटा, अब घर फिर से घर हो गया। बुल्टी दौड़ती आई। उसके हाथ में वही मिट्टी का मोड़ था। भैया, मैंने तेरे लिए इसे संभाल कर रखा था। देऊन ने हंसते हुए कहा, और मैं इसे लेकर गया था, याद है? अब ये मेरे साथ फिर उड़ने आया है। रात का समय था। पीपल के नीचे दिया जल रहा था और गांव के बच्चे चारों ओर बैठे थे। देऊन मिट्टी पर कोयले से नई रेखाएं खींच रहा था। इस बार गांव की गलियां, नीम का पेड़ और खेतों में काम करती औरतें, बच्चे ताली बजा रहे थे और गौरी धीमी आवाज में बोली, देऊन, ये तो तेरे गांव की आत्मकथा बन रही है। देऊन ने मुस्कुराते हुए कहा, अब मैं ऐसा नक्श बनाऊंगा जो किसी शहर का नहीं, हर गांव का चेहरा बनेगा। बुढ़ान महतो भी वहीं आए, हाथ में दिया लिए। अरे बेटा, शहर ने तुझे तोड़ा नहीं,
देऊन ने कहा, नहीं दद्दा, उसने मुझे समझा दिया कि असली ताकत सोने की नहीं, मिट्टी की लकीरों की होती है। बुढ़ान बोले, तो अब क्या करेगा तू? देऊन ने गहरी सांस लेकर कहा, मैं गांव में ही कारीगरी की पाठशाला खोलूंगा, जहां हर बच्चा कोयले से अपनी किस्मत तराशेगा। अब कोई ऋतुपर्ण बोस किसी का सपना नहीं चुराएगा, क्योंकि अब सपने बेचने वाले नहीं, बनाने वाले यहां रहेंगे। अगले दिन सुबह गांव में हलचल थी। पीपल के नीचे लकड़ी की मेजें रखी गईं, दीवारों पर देऊन के डिजाइन टांगे गए। लोगों ने पहली बार देखा कोयले से बने आभूषण के नक्श जो सूरज की रोशनी में चांदी से चमक रहे थे। गौरी, बुल्टी और कुछ गांव के लड़के लड़कियां मिलकर मिट्टी से ढांचे बना रहे थे। बुढ़ान माहतो रस्सियां बांध रहे थे और नारायण पंडित ने दिया जलाया। आज से, देऊन ने कहा, यह हमारा घर नहीं, हमारा करघा घर है। यहां मिट्टी बोलेगी और मेहनत सुनेगी। गांव के लोग तालियां बजाने लगे। गौरी ने धीरे से कहा, देऊन, अब तेरी धूल सोना बन गई। देऊन मुस्कुराया, हां गौरी, और अब ये सोना हर हथेली में चमकेगा। सूरज धीरे धीरे उग रहा था और गांव के ऊपर से धुएं की पतली परत उठ रही थी। खेतों से आती बैलों की घंटियों की टुनक और हवा में भुट्टे के छिलके की खुशबू, सब कुछ शांति में लिपटा हुआ। लेकिन देऊन के मन में आज एक अजीब बेचैनी थी। वह चौपाल पर बैठा था। उसके सामने गांव के मजदूर, बुढ़ान महतो, गौरी, नारायण पंडित और कुछ युवा लड़के। देऊन ने कहा, खदान अभी भी वैसी ही है दद्दा, अंधेरी, दमघोंटू और खतरनाक। काशीनाथ सेठ अब भी वहां का मालिक है और मजदूरों की जान को कीमत समझता है। बुढ़ान ने भारी सांस ली। हमने सोचा था तू लौटेगा तो गांव की हवा बदलेगी, पर सेठ की सांसें अब भी हमारे गले पर हैं। देऊन बोला, अब बदलेगी दद्दा। अब हम सिर्फ मेहनत नहीं करेंगे, अपने हक के लिए भी खड़े होंगे। गौरी ने कहा, तू क्या करेगा देऊन? वो आदमी पैसे और ताकत से खेलता है। देऊन ने दृढ़ स्वर में कहा, मैं मिट्टी से सीखा हूं गौरी, दबने के बाद ही और मजबूत होता हूं। अगले दिन देऊन अपने पुराने कपड़ों में खदान पहुंचा। अंधेरा वैसा ही था, दियों की कांपती लौ, हवा में कोयले की गंध और मजदूरों की थकी सांसें। काशीनाथ सेठ दरवाजे के पास खड़ा था, हाथ में रजिस्टर, मुंह में बीड़ी। अरे, ये तो वही लड़का है जो शहर जाकर जौहरी बन गया। उसकी आवाज में व्यंग्य था। क्या हुआ, वहां रोटी नहीं मिली क्या? देऊन ने मुस्कुराते हुए कहा, रोटी बहुत मिली सेठ जी, लेकिन स्वाद में नमक नहीं था, क्योंकि वहां मेहनत का पसीना नहीं था। अब मैं यहां लौटा हूं ताकि उस मिट्टी का कर्ज चुका सकूं जिसने मुझे उठाया। काशीनाथ ने ताना मारा, कर्ज? मजदूर के पास कर्ज ही होता है बेटा। ये मिट्टी तेरी नहीं, मेरी है। देऊन की नजरें कठोर हो गईं। मिट्टी किसी की जमीन से नहीं, उसके पसीने से बनती है सेठ जी। सेठ कुछ पल उसे घूरता रहा, फिर बीड़ी फेंक कर बोला, चल काम कर। अगर तेरे हाथों में अब भी ताकत है तो दिखा। देऊन ने बिना कुछ कहे लालटेन उठाई और खदान के भीतर चला गया। खदान के अंदर हवा भारी थी। बुढ़ान महतो पहले से वहां थे, रस्सी बांध रहे थे। बेटा, तू फिर यहां? तेरा गांव में नाम हो गया है, अब क्यों इस अंधेरे में लौट आया? देऊन ने कहा, जब तक ये अंधेरा दूसरों को निगलता रहेगा, मेरी रोशनी अधूरी रहेगी। बुढ़ान मुस्कुराए, तू अब सच में माटी का बेटा बन गया है। देऊन ने देखा मजदूरों के पास सही औजार नहीं थे, दियों में आधा तेल और हवा कम। उसने कहा, दद्दा, अब हम इस तरह नहीं मरेंगे। मैं शहर से कुछ चीजें लाया हूं, नई लालटेनों के शीशे, रस्सियां और कपड़े के मास्क। मजदूरों की आंखों में आश्चर्य और गर्व दोनों थे। बुढ़ान ने कहा, आज पहली बार कोई मजदूर अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए लौ जला रहा है। शाम ढल रही थी जब अचानक धरती कांपी। दियों की लौ कांपी और ऊपर से मिट्टी झरने लगी।
बुढ़ान चिल्लाए। सुरंग की दीवारें दरक रही हैं, सब बाहर निकलो। हड़बड़ाहट में मजदूर दौड़े, कोई दिया उठाता, कोई रस्सी खींचता। देउन ने देखा एक बुजुर्ग मजदूर अंदर फंस गया है। दद्दा, रस्सी दो, बुढ़ान ने चेताया। अंदर मत जा बेटा, वहां मौत इंतजार कर रही है। देउन चिल्लाया। अगर डरता तो हीरा नहीं तराश पाता। वह लालटेन लेकर सुरंग में घुस गया। धूल उड़ रही थी, अंधेरा घना था और हवा बंद। हर कदम पर दीवार से मिट्टी झरती। वह बुजुर्ग मजदूर तक पहुंचा जो पत्थरों के नीचे दबा था। देउन ने हाथ बढ़ाया। चलो बाबा, मेरी उंगलियां पकड़ो। नहीं बेटा, तू निकल जा, बुजुर्ग बोला। मेरा दम घुट रहा है। देउन ने गरज कर कहा, जब तक सांस मेरी है, मौत तेरी नहीं होगी। उसने रस्सी बांधी, दिया नीचे रखा और पूरी ताकत से खींचने लगा। धीरे धीरे मिट्टी हटी और बुजुर्ग को बाहर खींच लाया। सुरंग के मुंह पर मजदूरों ने उन्हें बाहर निकाला। सबके चेहरे धूल से सने थे, पर आंखों में सिर्फ एक नाम था, देउन। काशीनाथ सेठ भी वहां पहुंच गया। उसने यह दृश्य देखा और उसकी आंखें एक पल को झुकीं। देउन उसकी ओर बढ़ा। देखा सेठ जी, ये मिट्टी किसकी है? आपकी जमीन नहीं, हमारी जानों की सांस है। भीड़ में कोई बोला, अब सेठ की नहीं, देउन की सुनेंगे। तालियां गूंज उठीं। बुढ़ान महतो ने लालटेन उठाई और ऊंचा किया। आज ये लौ सिर्फ खदान के लिए नहीं, हर मजदूर की इज्जत के लिए जली है। देउन ने मुस्कुराकर कहा, आज मेरा कर्ज उतर गया दद्दा। मैं जिस मिट्टी में पला, आज उसी ने मुझे इंसान बना दिया। रात को जब सब लौटे, गांव की गलियां दियों से जगमगा रही थीं। गौरी और बुल्टी ने खदान से लौटते देउन को देखा। गौरी ने कहा, तेरे कपड़े तो धूल से भरे हैं देउन। देउन मुस्कुराया, हां, लेकिन आज ये धूल नहीं, इज्जत की राख है। बुल्टी ने दिया उठाकर कहा, भैया, इसे तूने जलाया या भगवान ने? देउन ने उसकी हथेली थामी। दोनों ने, बुल्टी, एक मिट्टी में एक दिल में। बरसात का मौसम लौट आया था। आसमान पर बादलों की परतें किसी भूले हुए रोश की तरह जमा थीं, भारी, गरजती हुई और बेचैन। गांव की गलियों में कीचड़, खेतों में पानी और हवा में सड़े कोयले और मिट्टी की मिली जुली गंध। हर घर में दिए टिमटिमा रहे थे, लेकिन देउन के भीतर एक अलग ही तूफान चल रहा था। पिछले कुछ हफ्तों से खदान की दीवारों में अजीब दरारें पड़ने लगी थीं। बुढ़ान महतो बार बार चेताते रहे, सुरंग कमजोर हो रही है बेटा, ऊपर की मिट्टी अब सांस नहीं ले रही। देउन ने कहा, हमें मरम्मत करनी होगी दद्दा, मैं काशीनाथ सेठ से बात करता हूं। अगले दिन देउन, बुढ़ान और गौरी के साथ काशीनाथ के हवेली जैसे दफ्तर पहुंचा। बरामदे में संगमरमर के फर्श पर रखी बीड़ी की गंध और बंद खिड़कियों की सीलन, सब कुछ उस आदमी की बेरुखी की तरह था। सेठ कुर्सी पर बैठा था, सामने तिजोरी, पीछे उसकी बड़ी तस्वीर, सूट पहने, मुस्कुराते हुए, पर आंखों में अहंकार। देउन ने कहा, सेठ जी, खदान की दीवारें कमजोर हो गई हैं, हमें सुरक्षा के लिए नए लकड़ी के सपोर्ट और रस्सियों की जरूरत है। सेठ ने हंसते हुए कहा, इतनी बारिश में काम बंद कर दो, फिर खुद देख लेंगे। पर मजदूर रोज की दिहाड़ी पर जीते हैं। देउन बोला, काम बंद होगा तो उनके घरों के चूल्हे बुझ जाएंगे। सेठ ने तिरस्कार से कहा, तो तू मजदूरों का ठेकेदार बन गया है क्या? काम करना है तो कर, सवाल मत पूछ। देउन ने उसकी आंखों में सीधा देखा। अगर आपकी जेब में सुरक्षा के पैसे हैं तो हमारी जानें आपके भरोसे नहीं रहेंगी। कमरा ठंडा पड़ गया। सेठ की उंगलियां कुर्सी पर थिरकने लगीं। बहुत जुबान चलाने लगा है तू, वह बोला। सुरक्षा का खर्चा कटौती में गया है, कागजों में सब ठीक है, तू काम पर ध्यान दे, कानून पर नहीं। देउन ने धीमे स्वर में कहा, कागजों में जो ठीक है वो धरती जानती है या नहीं, देखेंगे। वह मुड़कर चला गया, पर सेठ की आंखों में पहली बार डर झिलमिलाया। उस रात बारिश थमी नहीं, बिजली गरजती रही
और खदान के ऊपर की मिट्टी नरम पड़ती गई। मजदूरों ने काम बंद करने की बात की, लेकिन दिहाड़ी की चिंता ने उन्हें फिर उसी अंधेरे में उतार दिया। देऊन, बुढ़ान और कुछ नौजवान भीतर उतरे। दियों की कतार कांप रही थी, हवा भारी थी। बुढ़ान ने कहा, अगर दिया झिलमिलाने लगे तो समझ लेना मिट्टी की सांस बंद हो रही है। देऊन ने जवाब दिया, आज मिट्टी हमसे नहीं डरेगी दद्दा, आज हम उसे खुद संभालेंगे। अचानक एक गड़गड़ाहट हुई, पहले धीमी, फिर इतनी तीव्र कि दीवारें कांप उठीं। दियों की लौ उछली और मिट्टी का गुब्बार उठा। भागो, किसी ने चिल्लाया, लेकिन तब तक सुरंग के ऊपर की छत धसकने लगी। बुढ़ान की आवाज आई, देऊन, रस्सी बांध। देऊन ने झटपट लालटेन पकड़ी और ऊपर देखा। दरारें सांप की तरह फैल रही थीं। एक मजदूर चिल्लाया, बाहर निकलो, सब गिरने वाला है। देऊन गरज उठा, पहले सबको बाहर निकालो। वह सबसे आगे दौड़ा, कंधे पर रस्सी, हाथ में दिया और पसीने से भीगी मिट्टी उसके चेहरे पर चिपकी हुई। हर तरफ धुआं, हर सांस में धूल। बुढ़ान ने एक घायल मजदूर को सहारा दिया, चलो बेटा, जल्दी। तभी एक और झटका लगा। धड़ाम, सुरंग का पिछला हिस्सा धंस गया। फर्श से गंधक की सड़ी हुई गंध उठी। देऊन ने देखा, गौरी बाहर के मुंह पर खड़ी थी, आवाज दे रही थी, देऊन, दद्दा कहाँ हैं? देऊन ने जवाब दिया, सबको निकालो, मैं बुढ़ान को लेकर आता हूं। वह फिर अंधेरे में लौट गया। दिया अब आधा बुझा था। उसने बुढ़ान को दीवार से टिके पाया, एक पैर मिट्टी में दबा हुआ। दद्दा, हाथ दो। जाओ बेटा, तू निकल जा, बुढ़ान ने कहा, अब मेरी उम्र मिट्टी को लौटाने की है। देऊन की आवाज कांप गई, अगर तू रुका तो मैं भी नहीं जाऊंगा। उसने पूरी ताकत से मिट्टी हटाई। एक झटके में पैर निकल आया और दोनों रस्सी के सहारे ऊपर की ओर चढ़े। बाहर मजदूरों ने उन्हें खींच लिया। सुरंग से निकलते ही धरती ने जोर से गर्जन किया। धड़ाम, पूरा हिस्सा धंस गया और धूल का बादल आसमान तक उठा। गांव के लोग भागकर आए। नारायण पंडित ने मंत्र पढ़ना शुरू किया। गौरी ने देऊन के चेहरे से मिट्टी पोंछी। सब ठीक है? देऊन ने थकी आवाज में कहा, हां, अब सब जिंदा हैं। कई घंटे बाद जब सब शांत हुआ, श्यामलाल सोनी शहर से पहुंचे। उन्होंने काशीनाथ को पकड़कर कहा, तूने सुरक्षा का पैसा खा लिया था, नहीं? ये सब तेरी वजह से हुआ। सेठ चुप था, चेहरा पीला, पसीने से तर। देऊन आगे बढ़ा, मालिक, अब इस खदान का मालिक कोई नहीं, यह अब मजदूरों की है। यहां अब कोई आदेश नहीं देगा, अब यहां सिर्फ मेहनत बोलेगी। भीड़ से आवाज आई, सही कहा देऊन ने, अब यह मिट्टी हमारी है। गांव की औरतों ने दिए जलाए, बच्चे ताली बजाने लगे। बुढ़ान माहतो ने आसमान की ओर देखा और बोला, धरती ने आज अपना कर्ज चुका दिया, उसने हमें गिराया नहीं, परख लिया। देऊन ने खदान के मुंह पर दिया रखा। अब यह लौ कभी नहीं बुझनी चाहिए, उसने कहा, क्योंकि यह सिर्फ रोशनी नहीं, हमारी जानों की याद है। बरसात थम चुकी थी। आसमान अब निर्मल था, जैसे धरती की आंखों से आंसू बह जाने के बाद उसका चेहरा साफ हो गया हो। गांव में हर तरफ हरियाली थी, खेतों में पानी चमक रहा था और हवा में ताजी मिट्टी की गंध तैर रही थी। खदान के हादसे के बाद गांव ने पहली बार एकता और जीवन का अर्थ समझा था। हर चेहरे पर थकान भी थी और गर्व भी, क्योंकि अब हर कोई जानता था कि उनकी मिट्टी ने उन्हें परखा और उन्होंने उसे निराश नहीं किया। चौपाल के बीच में बड़ा सा लकड़ी का मंच बनाया गया था। ऊपर रंगीन कपड़े लटकाए गए थे और पीपल के पेड़ पर मिट्टी के दियों की पंक्तियां टंगी थीं। सूर्यास्त की हल्की सुनहरी रोशनी दियों की लौ से मिलकर पूरे गांव को स्वर्णिम बना रही थी। यह वही दिन था जिसका सपना नारायण पंडित ने देखा था। मिट्टी से मणि उत्सव। देऊन पीपल के नीचे बैठा था। उसके हाथ में अधूरा हार था, देवी के श्रृंगार के लिए बनाया जा रहा गहना, जिसमें वह अपनी पूरी कहानी, अपना खून
अपना पसीना पिरो रहा था। बगल में गौरी बैठी थी जो रंगीन सूत बुन रही थी। गौरी ने कहा, देउन, तेरा बनाया हर गहना जैसे खेत की मिट्टी की तरह जीवित लगता है। इस बार देवी का श्रृंगार तू करेगा, यही तो सबकी इच्छा है। देउन ने धीरे से कहा, गौरी, मैंने जो कुछ भी बनाया उसमें भगवान नहीं, बस हमारी मेहनत की पूजा है। अगर देवी उस मेहनत को स्वीकार लें, वही मेरा आशीर्वाद होगा। गौरी मुस्कुराई, और यही तेरा सबसे बड़ा आभूषण है, विनम्रता। शाम तक चौपाल लोगों से भर गई। औरतें साड़ियों में सजी थीं, बच्चे मिट्टी से बने छोटे दिए लेकर दौड़ रहे थे। बुढ़ान महतो मंच के पास खड़े होकर सबको समझा रहे थे, आज हम उस मिट्टी का सम्मान करेंगे जिसने हमें जिंदा रखा, और उस लड़के का जिसने साबित किया कि मेहनत का रंग कोयले से काला नहीं, हीरे से उजला होता है। भीड़ में तालियां गूंज उठीं। नारायण पंडित ने दीपक जलाया और कहा, आज देवी का श्रृंगार मिट्टी से बने गहनों से होगा, ना सोना ना चांदी, सिर्फ हमारी धरती की चमक। देउन मंच पर पहुंचा। उसके कपड़े सादे थे, वही पुराने कोयले के दाग अब भी दिख रहे थे, पर उसकी आंखों में आत्मविश्वास का दिया जल रहा था। उसने लकड़ी के डिब्बे से गहना निकाला, पीपल की पत्ती के आकार का हार, जिसके बीच में हल्की नोक जड़ी थी और किनारों पर बुल्टी के बनाए छोटे छोटे मिट्टी के मोती। हर मोती पर एक बूंद जैसी चमक थी, न सोने की न चांदी की, पर जीवित। गांव की औरतें मंत्रोच्चार करती हुई देवी की प्रतिमा के पास आईं। देउन ने अपने कांपते हाथों से वह हार देवी के गले में पहनाया। दिए की लौ उस हार पर पड़ी और अचानक ऐसा लगा जैसे पूरी प्रतिमा प्रकाश से भर गई हो। लोग स्तब्ध रह गए। गौरी के होठों से धीमी आवाज निकली, देउन, ये तो जैसे देवी ने खुद तेरा बनाया स्वीकार कर लिया। क्षण भर की खामोशी के बाद चौपाल तालियों और जयकारों से गूंज उठा। जय मां धरती, जय मेहनत की चमक, जय देउन। श्यामलाल सोनी और फैज कुरैशी भी शहर से आए थे। श्यामलाल की आंखें नम थीं। उन्होंने देउन से कहा, बेटा, तूने वो कर दिखाया जो सोने के व्यापारी भी नहीं कर पाए। तूने मेहनत को श्रद्धा बना दिया। फैज ने मुस्कुराते हुए कहा, अब समझ आया कि असली हीरा कहाँ पैदा होता है, न खदान में न दुकान में, बल्कि इंसान के दिल में। गौरी ने धीरे से कहा, अब तेरा सपना पूरा हुआ देउन। देउन ने शांत स्वर में जवाब दिया, नहीं गौरी, अब तो शुरुआत हुई है। अब मैं चाहता हूं कि हर बच्चा, हर मजदूर, हर औरत अपने हाथों से मिट्टी तराशे, ताकि कोई और ऋतुपर्ण बोस उनकी मेहनत का नाम न चुरा सके। बुढ़ान महतो ने कहा, तो आज से यह चौपाल ही तेरा स्कूल है, मिट्टी की कला केंद्र। यहां हर हथेली में रोशनी जलेगी। रात गहराने लगी थी। गांव के चारों ओर दियों की कतारें चमक रही थीं, खेतों तक, मंदिर तक और खदान तक। देउन खड़ा था, उसके हाथ में लालटेन और आंखों में वही सपना जो कभी उसने बच्चे के रूप में देखा था, जब वह पहली बार कोयले का टुकड़ा लेकर पीपल के नीचे बैठा था। गौरी ने पीछे से पूछा, क्या सोच रहा है देउन? देउन मुस्कुराया, सोच रहा हूं कि मैंने उस दिए की लौ को जलाए रखा जो सालों पहले जलाया था। अब वो एक दीपक नहीं, एक दीपमाला बन गई है। पीछे से बच्चों की आवाजें आईं, देउन भैया, देखो, हमारे बनाए दिए भी जल गए। वह मुड़ा, बच्चों के चेहरों पर रोशनी देखी और मुस्कुराया। हां, यही असली गहना है, इंसान की मुस्कान में चमक। सूर्योदय की हल्की किरणें नीम और पीपल के पत्तों से छनकर मिट्टी पर पड़ रही थीं। हवा में गेहूंओं की बालियों की खुशबू थी और कहीं दूर बैलों की घंटियां टुनक रही थीं। गांव अब पहले जैसा नहीं रहा था। वह जो कभी खदान की धूल में घुटता था, अब मिट्टी की महक में सांस ले रहा था। चौपाल के बीच बने खुले आंगन में एक बड़ा सा बोर्ड टंगा था, मिट्टी की चमक, ग्राम कला एवं कारीगरी केंद्र। नीचे छोटे अक्षरों में लिखा था, स्थापक देउन
गौरी, बुढ़ान महतो देउन लकड़ी की मेज पर झुककर नए डिजाइन बना रहा था। मिट्टी और धातु के मेल से तैयार नए गहनों की रूपरेखा। उसके पास गौरी थी जो अपने करघे पर रंगीन सूत बुन रही थी। गौरी बोली, अब ये सूत सिर्फ कपड़ा नहीं, कहानी बन गया है देउन। हर धागा किसी की मेहनत की आवाज लिए है। देउन मुस्कुराया, और हर गहना उस कहानी की झंकार बनेगा। जब गांव की औरतें इन्हें पहनेंगी तो ये सिर्फ आभूषण नहीं होंगे, उनका गर्व होंगे। धीरे धीरे लोग आने लगे। बुल्टी अपनी सहेलियों के साथ दिए और कंगन बना रही थी। फैज कुरैशी, जो अब गांव में स्थायी रूप से बस गया था, बच्चों को रत्न पॉलिश सिखा रहा था। ध्यान से पकड़ो, वह कहता, हीरे से ज्यादा नाजुक इंसान का भरोसा होता है, हाथ सधे रहने चाहिए। बुढ़ान महतो मजदूरों को सिखा रहे थे कि कैसे पुरानी खदानों के पत्थरों को तोड़कर उपयोगी सामग्री बनाई जा सकती है। उनकी आंखों में गर्व था, अब हमारी मिट्टी से कोई रोटी ही नहीं, रोजगार भी निकलेगा। गांव के चारों ओर हलचल थी। कहीं बच्चे चाक पर मिट्टी घुमा रहे थे, कहीं औरतें सूत रंग रही थीं, कहीं बुजुर्ग नई मशीनें जोड़ रहे थे। हर घर से हथौड़े और करघे की मिलीजुली आवाज आ रही थी, जैसे गांव कोई गीत गा रहा हो। एक दिन सुबह श्यामलाल सोनी शहर से आए। उन्होंने गांव का यह रूप देखा, मिट्टी और कला का अद्भुत संगम। वाह बेटा, उन्होंने कहा, तूने गांव को जौहरी बना दिया। अब शहर वाले भी सीखने आएंगे यहां। देउन ने नम्रता से जवाब दिया, मालिक, मैंने तो बस वो लौ जलाई जो आपने दी थी, पहचान की लौ। श्यामलाल बोले, नहीं देउन, तूने लौ नहीं जलाई, तूने अंधेरे का मतलब मिटा दिया। फैज ने हंसते हुए कहा, अब इसे मिट्टी विश्वविद्यालय कहना चाहिए। सब लोग ठहाका मारकर हंस पड़े। गौरी ने पास रखे नए डिजाइन दिखाए, कांच, सूत, मिट्टी और पीतल का मिला जुला आभूषण। उसने कहा, देउन, ये धरती श्रृंखला है, इसमें हर गहना एक भाव है। खेत की पत्ती, माँ का आंचल, बरसात की बूंद और बुल्टी की मुस्कान। देउन ने भावुक होकर कहा, गौरी, तूने जो बनाया है वो कला नहीं, जीवन का संगीत है। गौरी ने मुस्कुराते हुए कहा, और तेरी मेहनत ने इस संगीत को सुर दिया है। कुछ महीनों बाद देउन का गांव दूर दूर तक प्रसिद्ध हो गया। जिले के अफसर आए, पत्रकार आए और शहर के व्यापारी भी। हर कोई हैरान था। जहां कभी मजदूरों की चीखें गूंजती थीं, वहां अब हथौड़े की लय और करघे की ताल गूंजती है। एक अखबार ने लिखा, कोयले से हीरा बना गांव, देउन की मिट्टी ने चमकना सीख लिया। गांव के लोग उस खबर को चौपाल में पढ़ते और गर्व से कहते, हमारा बेटा अब अपनी मिट्टी का नाम बन गया। रात को देउन पीपल के नीचे बैठा था। दिए की लौ स्थिर थी, हवा ठंडी और आसमान साफ। गौरी पास आई, हाथ में चाय का प्याला। आज फिर वही जगह, वही दिया। देउन ने हल्की हंसी के साथ कहा, हाँ, फर्क बस इतना है कि अब लौ अकेली नहीं है, अब सैकड़ों दिए जल रहे हैं। गौरी बोली, और हर दिया तेरे दिल की चिंगारी से जला है। देउन ने दिए को देखा और कहा, अब कोई खदान मुझे डराती नहीं गौरी, क्योंकि मैंने सीखा है, धरती जितनी गहरी होगी उसकी चमक उतनी ही सच्ची होगी। दूर मंदिर की घंटी बजी। नारायण पंडित ने आते हुए कहा, बेटा, तेरे काम से अब गांव में न सिर्फ रोटी बल्कि सम्मान भी पैदा होता है। यही सच्चा धर्म है, मेहनत को पूजा बना देना। देउन ने मुस्कुराकर हाथ जोड़े, पंडित जी, अब हमारी पूजा मिट्टी में और भगवान हमारी मेहनत में बसते हैं। अगले दिन गौरी के साथ उसने एक नया सपना साझा किया। गौरी, हम अब और गांवों तक जाएंगे, हर जगह ऐसा केंद्र खोलेंगे ताकि कोई बच्चा अपने हुनर को शहर के दरवाजे पर छोड़ने मजबूर ना हो। गौरी ने सिर हिलाया, तो अब तेरी कहानी सिर्फ कोयले से हीरा नहीं, मिट्टी से उजाला बन जाएगी। देउन मुस्कुराया, हाँ गौरी, और उस उजाले में अब कोई अकेला नहीं रहेगा।
सुबह की लालिमा आसमान पर ऐसे फैल रही थी जैसे किसी ने मिट्टी के रंग को आसमान पर उकेर दिया हो। पिछली रात की ओस अब पीपल के पत्तों पर मोतियों की तरह चमक रही थी। गांव के रास्तों पर अब धूल नहीं, सम्मान की रौनक बिखरी थी। हर घर से हथौड़े की खनक, करघे की ताल और बच्चों की हंसी सुनाई देती थी। देउन चौपाल की ओर जा रहा था। हवा में अब भी पॉलिश और मिट्टी की महक थी, वही गंध जो कभी उसे शहर के जौहरी खाने में याद आती थी। पर अब यह गंध उसे गर्व से भर देती थी। आज का दिन खास था। जिला अधिकारी, पत्रकार और शहर के व्यापारी आने वाले थे। गांव को राज्य का सर्वश्रेष्ठ ग्राम उद्योग केंद्र घोषित किया जाना था। चौपाल सजी थी। मंच के पीछे बड़ा बोर्ड लगा था, मिट्टी की चमक, जहां मेहनत हीरा बनती है। बगल में गौरी, बुल्टी, फैज कुरैशी और बुढ़ान माहतो सब तैयार खड़े थे। देउन ने कहा, आज यह सम्मान मेरा नहीं, हमारी मिट्टी का है, उस हर मजदूर का है जिसने पसीने से अपने सपनों को सींचा, और हर उस औरत का जिसने आंसू नहीं, मेहनत को गहना बनाया। तालियां गूंज उठीं। नारायण पंडित ने आगे बढ़कर कहा, जिस दिन धरती ने देउन को जन्म दिया, उसी दिन तय हो गया था कि कोयला एक दिन खुद को हीरा साबित करेगा। भीड़ के पीछे से अचानक हलचल हुई। लोगों ने देखा, एक बूढ़ा आदमी सफेद धोती में सिर झुका हुआ धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। वह था काशीनाथ सेठ। चेहरा झुर्रियों से भरा, पर आंखों में अब अहंकार नहीं, पछतावा था। लोग बड़बड़ाने लगे, ये तो वही है जिसने मजदूरों को मरने दिया था। सेठ ने हाथ जोड़ दिए, मुझे बोलने दो। चुप्पी छा गई। सेठ ने कहा, देउन, मैंने तुझे नीचा दिखाने की हर कोशिश की। तेरी मिट्टी को कोयला कहा, तेरी मेहनत को मजदूरी समझा, पर आज देख रहा हूं, तूने मेरी आंखें खोल दी। जिस मिट्टी को मैं गंदगी समझता था, उसी ने तुझे अमर बना दिया। देउन ने धीरे से कहा, सेठ जी, हर इंसान से गलती होती है, पर जो अपनी गलती को स्वीकार करे वही इंसान बनता है। भीड़ में सन्नाटा था। सेठ की आंखों से आंसू बह निकले। वह बोला, मैं अब अपनी जमीन उन मजदूरों के नाम कर रहा हूं जिनसे मैंने वक्त छीना था। लोगों ने तालियां बजाईं। देउन ने आगे बढ़कर उसका हाथ थाम लिया। अब आप भी हमारी मिट्टी का हिस्सा हैं सेठ जी। कुछ महीने बाद गांव का नाम पूरे प्रदेश में फैल गया। देउन मॉडल पर स्कूलों और विश्वविद्यालयों में चर्चा होने लगी। शहरों से लोग सीखने आने लगे कि कैसे मिट्टी को कला में और मेहनत को पहचान में बदला जा सकता है। फैज कुरैशी ने हंसते हुए कहा, अब तेरे नाम पर पढ़ाई होगी देउन। देउन मुस्कुराया, और उस किताब में पहला अध्याय मिट्टी का होगा। रात को जब सब उत्सव की थकान में सो गए, देउन अकेला पीपल के पेड़ के नीचे बैठा था। लालटेन जल रही थी, उसकी लौ हवा में स्थिर। उसने अपना पुराना झोला खोला। अंदर वही छोटा पत्थर था, कच्चा कोयला, जिससे उसकी कहानी शुरू हुई थी। उसने पत्थर को हथेली पर रखा और कहा, तू याद है मुझे? कभी तू अंधेरा था और मैं तुझे रोशनी मान बैठा था। फिर तुझे तोड़ते तोड़ते मैंने खुद को तराश लिया। अब देख, तू अब भी वही है, पर मैं बदल गया हूं। लालटेन की लौ झिलमिलाई। उसने पत्थर को दिए के पास रखा। अब तू मेरे साथ रहेगा, क्योंकि मैं तुझसे ही बना हूं। गौरी वहां आई, हाथ में चाय का प्याला लिए। फिर वही पुरानी आदत, अकेले बैठना। देउन मुस्कुराया, नहीं, अब अकेला नहीं हूं, अब तो ये पूरी मिट्टी मेरे साथ है। गौरी ने पास बैठते हुए कहा, कभी लगता है अगर तू शहर में रह जाता तो। देउन ने सिर हिलाया, तो शायद मैं हीरा तो बन जाता, पर उस चमक में अपना गांव खो देता। गौरी ने उसकी ओर देखा, और अब देउन ने दिए की लौ की तरफ देखते हुए कहा, अब मैं खुद मिट्टी का दिया हूं, जो हर बार जलकर दूसरों को रोशनी देता है। दूर मंदिर से घंटे की आवाज आई। बुल्टी बच्चों के साथ दौड़ती आई, हाथ में अखबार। भैया, अखबार में तेरा नाम फिर छपा है। देउन,
कोयले से हीरा बना भारत का जौहरी। देउन ने अखबार लिया, मुस्कुराया, फिर नीचे मिट्टी पर वही शब्द लिखा, मिट्टी ही असली हीरा है। गौरी ने कहा, अब कहानी पूरी हो गई देउन। देउन ने उसकी ओर देखा, कहानी नहीं गौरी, अब ये दास्तान बन गई है, और दास्तानें मिट्टी से शुरू होती हैं, मिट्टी में ही अमर हो जाती हैं। रात के गहराते सन्नाटे में पीपल की पत्तियां हवा में सरसराईं, दिया झिलमिलाया, और देउन ने आसमान की ओर देखा। एक तारा चमक रहा था, वही जो कभी खदान की रातों में उसकी राह दिखाता था। वह मुस्कुराया और बुदबुदाया, अब मैं जान गया हूं, हीरे की असली चमक पत्थर में नहीं, मेहनत करने वाले इंसान के दिल में होती है।